नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पहली तारीख है और पहले दिन एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और मेरे साथ आज बैठे हैं एडवोकेट राजेश तेवतिया, जो कि पूर्व प्रत्याशी, 2 बार के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस से आप संबंध रखते हैं। लास्ट ईयर जो चुनाव हुए थे, यानी कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, उसमें भी इनका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ था टिकट के लिए, लेकिन किसी कारणों से टिकट इनकी कट गई। तो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इनके आगे की क्या चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा के भी और विधानसभा के भी चुनाव हरियाणा में होने हैं। तो देखते हैं कि इस बार पूरे हरियाणा में किसकी सरकार आती है और अपने खासकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन बाजी मारता है, किसको टिकट मिलती है। तीसरी बार अब की बार ये अपना किस्मत आजमाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा रहता है और आइए इनसे ही बातचीत करते हैं कि किस तरह का इनका दोबारा से कैसी तैयारी चल रही है। और पृथला विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं, तो वहाँ पर जाट नेता और भी हैं। आप भी जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, तेवतिया हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नववर्ष है, मैं चाहूँगा कि आप सभी देशवासियों को ज़रा शुभकामनाएं भी दें। निसंदेह आज नए साल का पहला दिन है और नए साल पर हम नई उमंग और नई ऊर्जा और उत्साह और विश्वास के साथ में जीवन में आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में समस्त देशवासियों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एडवोकेट साहब, 2 बार तैयारी आपने कर ली, 2 बार आपने चुनाव लड़ा भी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। पिछली बार आपने जैसे बताया कि भाई टिकट कट गई थी, तो भी आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। क्या कारण क्या रहा और लोगों का किस तरह से समर्थन मिलता है? इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं लेकिन टिकट पे भी दावेदारी करते हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है और क्यों ऐसा? देखिए, हमारा कांग्रेसी परिवार रहा है। मेरे फादर जो करीब 5 महीने पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है, पिछले 60 सालों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है और उनको जनसेवा के माध्यम से जैसे हम पारिवारिक बढ़े हुए हैं, तो हमने भी आम जन की जिस तरीके से हुई है सेवा की है। और इस बार तीसरा चुनाव है, निसंदेह मेरी दावेदारी बनती है। पिछली बार भी मेरा नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो जैसा कि पार्टी कहती है कि युवाओं को टिकट देंगे, और मैं नहीं कहता, आप मेरी विधानसभा में कहीं पर किसी भी तरीके से आप रिपोर्ट मंगा लें, हर जगह एक ही आवाज़ मिलेगी कि अब की बार सिर्फ राजेश तेवतिया को हम वोट देंगे और उनका समर्थन करेंगे, जैसा कि मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद मिल भी रहा है। देखिए, आप ऐसे गांव से आते हैं, अलावलपुर। अलावलपुर गांव एक ऐसा है, अलावलपुर हो गया, जनौली गांव हो गया। अगर ये 2 गांव अगर किसी के साथ में खड़े हो जाए तो वो जीत जाता है और किसी के साथ सर से हाथ उठा ले तो वो हार जाता है। फिर भी, और तेवतिया आप वैसे हैं, तेवतियों का काफ़ी जोर है वहाँ पर, तो फिर भी क्यों ऐसा होता है कि आप इतनी संख्या में वोट नहीं ले पाते? देखिए, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात का कहीं हद तक समर्थन करता हूं कि तेवतिया पाल के बड़े गांव जनौली और अलावलपुर हैं। निसंदेह बहुत तायत मात्रा में यहाँ पर वोटें हैं। लेकिन जहाँ तक बात आप करते हो कि मैं तेवतिया जाति से बिलोंग करता हूँ, जाट हूँ, तो जो नेता होता है वो किसी जाति का नहीं होता। सारी विधानसभा, सारी जातियाँ, 36 बिरादरी समस्त मेरे परिवार की तरह हैं। तो मैं ना जाति बिरादरी की ना क्षेत्रवाद की राजनीति करता हूँ। लेकिन इस बार उनका विश्वास और आशीर्वाद मेरे पर जमा है, क्योंकि लगातार पिछले 13 सालों से मैं समाज के बीच में उनके जो भी जनहित के मुद्दे हैं और जो भी उनकी समस्या रही हैं, जैसा मेरे से बना है मैं उनके बीच में उपस्थित रहा हूँ। तो इस बार उन सब ने कहा है कि भाई आपको इस बार मौका देंगे, क्योंकि क्षेत्रवासी ये समझने लगे हैं किसी शिक्षित और कर्मठ युवा जो उनकी आवाज़ को मजबूत तरीके से विधानसभा में उठा सके, ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे। और इस बार केवल मेरा ही नंबर है और उस पैमाने पर केवल मैं ही खरा उतरता हूँ। आज तेवतिया जी के साथ हम बैठे हैं और सारा चिट्ठा आज इनका खोलकर हम रखेंगे। तेवतिया जी, ये बताइए कि पिछली बार चुनाव में आपको कितने मत प्राप्त हुए थे? चुनाव में मेरे जो वोट रहे वो करीबन 1000 के पास में रहे। लेकिन पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब मजबूती आती है तो संख्या में लोग जुड़ते हैं, और जब गिरावट आती है तो बहुत संख्या में वोटें घटती हैं।
तो यही रीज़न रहा, जब पार्टी की टिकट की बात थी तो काफ़ी सारा काफिला मेरे साथ में था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टिकट कटी और हम समाज में गए तो लोगों ने कहा कि आप इस बार रुको, आपका वज़न और कद इस तरीके से नहीं है बेटा, आपको भी आजमाएंगे। भरपूर मुझे प्यार मिला। संख्या मैटर नहीं करती है, मेरी नज़र में मैटर करता है कि आपकी सोच समाज के लिए कैसी है, क्या आप करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो इस विज़न पर मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ मेरा सारा जीवन क्षेत्रवासियों को समर्पित है। मैं उनके मुद्दे, उनके हकों की लड़ाई और उनकी आवाज़ को बुलंद तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा और उनकी निस्वार्थ सेवा कर जितनी भी जटिल जटिल समस्या पृथ्वी विधानसभा में है, अगर मौका मिला और सारी चीज़ें ठीक रही तो उनको एक एक को करके दिखाऊंगा। भरोसे का पर्याय बनकर उनका बेटा आने वाली विधानसभा में काम करेगा। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आप अपनी तरफ से जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। विधानसभा के लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या 1000 मत आपको जो आपके विधानसभा के लोगों ने दिए वो कहाँ तक जायज़ है, और आप किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आगे का फिर से चुनाव लड़ना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि वोट मैटर नहीं करती है। जब इंसान के कर्म, समय भी तो देखिए, 10 साल आपने क्षेत्र को दे दिए, 10 साल में भी क्षेत्र नहीं समझा इन बातों को। बिल्कुल दे दिए। क्षेत्रवासी ऐसा नहीं है, हर बार उनको नए नए रूप, नए नए ढोंग दिखाकर, नए नए सब्जबाज दिखाकर उनको ठगा गया है। और जब उनकी उम्मीद है, सामाजिक पर्सनल काम तो छोड़ो, जब सामाजिक और आमजन के जो मुद्दे हैं, जो काम हैं, वही नहीं हो पाए, तो उन्होंने एक बार, जो मैं हर बार कहता रहा कि यदि उनका मौका और भरोसा मेरे पर जमता है तो ऐसी विधानसभा दूंगा जो हरियाणा में नंबर 1 होगी, और जो कि आज सबसे, मैं मानता हूं कि सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा यदि कोई है तो वो पृथ्वी विधानसभा है, जिसका बेड़ा गर्क करने में किसी ने, मैं समझता हूं, कोई किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है? और कांग्रेस में तो आप देख लीजिए, कहीं एक हुड्डा ग्रुप है, कहीं कोई शैलजा ग्रुप है, इन लोगों में आपस में ही इतनी फूट पड़ी है, तो उसका और जो बाकी पार्टियां वो फायदा भी उठा रही हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको अपनी अपनी बात को रखने का एक अपना हक है, और सब के सब अलग अलग तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है। ये जरूर है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, और सब के सब हाईकमान, ऊपर की लीडरशिप एकजुट होकर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। राजेश तेवतिया बहुत कम मंचों पर देखे जाते हैं, इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि कम मंचों पे देखा जाता हूँ, लेकिन कई बार, क्योंकि वकालत का पेशा ऐसा रहा है, कई बार केसों की व्यस्तता या किसी काम से मैं कई बार नहीं समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो ये साल आया है, ये साल पूरी तैयारी के साथ में, पूरी एकजुटता के साथ में और विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और क्षेत्र के मुद्दों की लड़ाई का जो आगाज़ है वो आप बहुत जल्दी ही मेरे द्वारा देखेंगे। पृथला एक तेवतिया साहब बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी विधानसभा है, और सारा ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके से देखिए, मैं जात पात की बात तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण तो देखने पड़ते हैं। आप भी जाट बिरादरी से आते हैं, और एक रघुवीर तेवतिया जी भी हैं, वो भी जाट बिरादरी से आते हैं, वो विधायक भी रहे हैं। तो आप कैसे अपने आप को मजबूत दावेदार समझते हैं टिकट के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पूर्व एमएलए रहे हैं, और 2 बार पार्टी ने उनको एमएलए बनने के बाद में भी भरोसा किया। तो अब हाईकमान का जो भी फैसला रहता है तो उसकी तो पालना सभी करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जनता के आशीर्वाद, उनके प्यार और उनकी इच्छाओं की जो टिकट है वो मुझे समाज ने आज ही दे दी है, तभी मैं एक मजबूत और उत्साह के साथ में समाज में आगे बढ़ा हुआ हूँ। तो सब कुछ अच्छा होगा, लेट द टाइम कम। तो तेवतिया जी टिकट के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ कि मेरे लिए जनहित के मुद्दे सबसे पहले हैं। मेरा जीवन समाज के हित और उनके अधिकारों के लिए एक मजबूती से लड़ाई लड़ना है। बहुत सारी समस्याएं विधानसभा में ऐसी हैं जिनका कोई ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि नंबर 1, युवाओं को रोजगार का खाका जो हमने पहले ही तैयार कर लिया है उसको अमली जामा पहनाएंगे।
बहन बेटियां और अपनी माताओं का, उनके लिए स्वरोजगार की जो व्यवस्था है वो गांवों में और अपने क्षेत्र में करेंगे। और कमिटमेंट करता हूं कि आईएएस और आईपीएस यदि मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र से पैदा करके लाखों युवाओं को रोजगार का जरिया अपनी विधानसभा में ही मैं तैयार करा के दूंगा। इसके साथ साथ आप देखिए, सड़कें हैं बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, काम की कोई बात ही नहीं करता है। आप देखो, सीकरी के पास के गांव है, सीकरी है, भनकपुर है, मोहल्ला है, कबूलपुर बांगर है, करनेरा है, सिकरौना है, लधियापुर है, जक्कोपुर है, ये जो सारी बेल्ट है, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या आज भी है। और बारिश के टाइम पर ऐसा वहाँ पर पानी भरता है कि खेत का करीब 300 एकड़ ज़मीन वो सुहा हो जाती है, इतना पानी भर जाता, लोग निकल नहीं पाते। तो बूस्टरों की वहाँ व्यवस्था कराना, और फतेहपुर बिल्लौच में एम्स की जो शाखा है, जिसको काफ़ी लंबे टाइम से हर नेता और पार्टी कहती है, वो काम वहाँ पर चालू नहीं हो पाया। एक मुझसे वहाँ पर एम्स की ब्रांच का काम शुरू करवाया जाएगा। आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और विधायक के दावेदार भी हैं, तो क्या आप सिटिंग विधायक से इन समस्याओं के लिए, इन सब चीज़ के लिए नहीं मिलते? चाहे आप कांग्रेस में हो, बीजेपी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जन सेवक का काम यह है कि वो कोई भी विधायक हो उसके पास जाएं, उन लोगों की समस्याओं को लेकर जाएं, उनकी समस्याओं का हल करवाएं। आपने कभी ऐसी कोशिश की? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति में या नेता में अपरिपक्वता और क्षेत्र की समस्याओं को ना जानने की समझ नहीं होती है, तो फिर उस क्षेत्र का बेड़ा गर्क होना निश्चित होती है। उम्मीद उससे की जाती है कि जो उस चीज़ को समझने के काबिल हो। हम अपने आप ही अपनी आवाज़ को उठाएंगे और हर तरीके से समाज में ये आने वाले टाइम के अंदर आप सब लोग देखेंगे। पर बिना व्यवस्था और संसाधनों के कैसे आपकी आवाज़ गूंजेगी? कैसे आपकी आवाज़ से वो काम होंगे? जाना तो पड़ेगा ही, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही ना। मैं बिल्कुल आपकी बात को कहता हूँ। इस इंटरव्यू के माध्यम से भी मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जो भी मैंने चीज़ों को महसूस किया है, तो आम आदमी बड़ा त्रस्त है। वो अपनी पीड़ा, अपने सपनों को लेकर घबराया हुआ है। उसको कहीं विश्वास का और उसको कहीं आत्मनिर्भरता का या कहीं आगे जीवन में एक सही रास्ता मिलने का वो अवसर उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं, पर अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लोगों को चाहते नहीं होते तो इतनी अधिक और भारी मात्रा में उनको जो मत मिले हैं, इतना प्यार मिला है लोगों का, तो लोगों ने पैसे बरसाए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको वो जो वोट डाइवर्ट होकर वोट आपको मिल जाएंगे? मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव समाज का, आम जन का होगा, जनता का होगा, उनके लिए होगा। सारा समाज एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेगा पृथ्वी विधानसभा का, और मैं उसका केवल एक हिस्सा और उसका एक चेहरा और नुमाइंदगी करने वाला उनमें से एक साधारण सा इंसान हूँ। और रही बात वोट देने की, तो निश्चित रूप पर उनको मैंडेट मिला है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। हमारे भी विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वास जताकर, और मैं कह दूँ जादूगरी या बाजीगरी से सत्ता या विधायक बन जाने का लोगों ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ में उनको वोट दी, उस पर तनिक भी वो ना तो गंभीर नजर आए, और काम करने की जो कला और शैली है वो कहीं पर भी उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को रखा ही नहीं। तो ये जो चुनाव है, ये समाज अपने लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए बात करते हैं अब पार्टी की। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट है, और फूट के कारण ही कांग्रेस उभर नहीं पा रही है? अब हरियाणा को भी ले लें, बहुत से लोग ये उम्मीद लगा के बैठे कि भैया अब की बार हरियाणा में सरकार बदल सकती है, लेकिन बदलेगी कैसे जब आपसी ही फूट और आपसी भाईचारा ही नहीं बन पा रहा है? नहीं, ऐसा मैंने पहले भी आपका जवाब दिया, ऐसा नहीं है, फूट कहीं नहीं है। ये ठीक है कि कहीं ना कहीं हर नेता, लीडरशिप अपने अपने सतर पे अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करती है। और रही बात इसकी, तो भाजपा सरकार की मैं बात करूं तो सिवाय धर्म की, बांटने की, और एक ऐसी राजनीति करती है, इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करती है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा नहीं हुए हैं, हर आदमी समझ चुका है। तेवतिया जी, देखिए इतना बड़ा काम होने जा रहा है पूरे देश में। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री रामचंद्र जी की, और आप कह रहे हो कि धर्म की वो कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल मानता हूँ श्री राम जी सभी के हैं, समस्त देशवासियों के हैं और हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। ये हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है, मानता हूँ। लेकिन उसको जिस तरीके का एक समाज में जिस तरीके से उसको दिखाया प्रसारित किया जा रहा है, तो शक की सुई भाजपा हाईकमान पर जाती है और हमारे जैसे बुद्धिजीवी और जागरूक तो सोचेंगे। पर वो तो गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, गारंटी किसी की नहीं होती है, ये कहने की बातें हैं। मोदी जी ने तो बहुत सारी गारंटियां दी हैं, 15 लाख की भी दी है, करोड़ों रोजगार की भी दी है। उनका क्या हुआ? नोबडी आस्क फ्रॉम देम व्हाई, क्यों नहीं पूछता कोई? आज का जो टाइम है वो बदलाव का टाइम है, लोग समझ चुके हैं और इन चीजों से ना ऊब चुके हैं। आप काम की बात कीजिए, कैसे महंगाई आप कम करेंगे, कैसे आप अपराध पर अंकुश लगाएंगे, कैसे आम आदमी को सम्मान देंगे, कैसे उनको रोजगार देंगे, कैसे महिलाओं को उनका घर का खर्चा चल पाएगा। लेकिन वो मुद्दे हैं ही नहीं। किसी प्रकार से कोई आदमी मैं कहता हूं कि आप भी इस तरीके से आवाज को नहीं उठाते। मैं तो बहुत कम चैनलों पे देखा है कि नहीं उठाते। क्यों नहीं सवाल आप उनसे करते? तो मेरी आवाज के माध्यम से मैं भी सवाल करता हूं कि आप काम की बात करो। ठीक है, राम मंदिर है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा टाइम के बाद में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से रूप देकर और आप वाही लूटना चाहते, तो इस तरीके की चीज़ें समाज में ठीक नहीं है। धर्म का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, जिस तरीके से उन्होंने उसको कैच कर लिया है हर जगह। तो क्या लगता है तेवतिया जी, कांग्रेस का इस क्षेत्र में, पृथला विधानसभा क्षेत्र में, देखिए ग्रामीण लोग हैं, सबकी एक अपनी अपनी समझ है, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ हर तरह की सोच रखते हैं और हर गांव में देखें तो सरपंच हैं, सरपंच की अपनी अपनी एक छोटे क्षेत्र में एक अपनी राजनीति चलती है। तो क्या आपका क्या मानना है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कितना जोर है? देखिए, मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ कि जब समाज का भरोसा किसी व्यक्ति से उठता है ना, तो उससे पूरा उठ जाता है। यदि वो सोने में लिपट कर भी लोगों के सामने आए ना, थोड़ा थोड़ा ले लो, तो तब भी लोग डाउट करते हैं। उनको शक होता है कि यार किस तरीके से हम इसको लें। पर जैसे ही मोदी जी पर अगर लोगों का डाउट होता है, लेकिन फिर से वो ऐसा बम फोड़ देते हैं कि लोगों का विश्वास फिर से वो जीत लेते हैं, फिर से वही बीजेपी के प्रत्याशी जीतते हैं। क्या कारण क्या है? देखिए, मोदी जी का ठीक है, अपने तरीके से चीज़ों को काम करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि भारत में जिस विकास और गति के साथ में बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दे हैं, उन पर उन सरकार की तरफ से और स्वयं मोदी जी की भी तरफ से मैं कहता हूँ, मैंने तो कोई स्पीच या कोई भाषण सुना नहीं है। आप जाकर तो देखो गाँवों में कैसे लोग हमसे कहते हैं हम तो एमएलए नहीं है, कैसे वो किस किस तरीके से घर में उनका चूल्हा जलता है और कितनी भारी मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है, अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और जो एक जिस भाव के साथ में, जिस उम्मीद के साथ में सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो अपना स्टेट की हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, लोगों ने जिस तरीके से उनको चुना था, भरोसा किया था, तो उतने ही भरोसे के साथ में उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम हाईकमान ने किया है। तो मैं नहीं समझता कि इस बार लोग उनके झांसे में आएंगे। राजेश जी, आप एडवोकेट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और सभी ऊंच नीच को समझते हैं, युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, बेरोजगारी को समझते हैं। तो आप अपनी तरफ से अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले उस प्राथमिकता देने का काम आपका? बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं भी चाहता था कि ये सवाल आप करें। मैं आपसे ये कहता हूँ, पृथले विधानसभा क्षेत्रवासियों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई उनका बेटा मजबूती से लड़ने का काम करेगा। और मैं, जो भी मेरे इस इंटरव्यू को देखें या सुने, तो मैं उनको ये कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ में, दावे के साथ में लिख कर देता हूं कि हरियाणा में सबसे पहली जो विधानसभा होगी वो पृथले विधानसभा होगी। पहला काम एक मुश्त जो किया जाएगा, सबसे पहले युवाओं को, मैंने पहले भी बताया, उनको रोजगार दूंगा। बहन बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए स्वरोजगार की क्षेत्र में ही व्यवस्था करूंगा। एम्स की जो शाखा है उसका निर्माण करेंगे। जो हमारे सीकरी से इधर के गांव हैं उनके लिए पानी और पानी के बूस्टर, जो बारिश में उनको परेशानी ना हो, उसके लिए काम करेंगे। और आईएएस, आईपीएस और एससीएस जैसी हाई टॉप क्वालिटी की जो उसको प्रतिभा को ढूंढकर आईएएस कोचिंग सेंटर
अपने क्षेत्र में खुलवाऊंगा। इस तरीके का काम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था कोचों की और स्टेडियम की या खेल परिसर की करके उनको प्रॉपर प्रोत्साहन देकर उनके सारी सुविधाएं देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने की जिम्मेवारी मेरी है। और छोटे बच्चों को किस तरीके से विश्वास और उमंग के साथ में जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता उनके लिए तैयार होगा, उनका रोड मैप तैयार करने का काम करूंगा। हर बच्चा मेरी विधानसभा का मजबूती के साथ में उमंग और उत्साह के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। ऐसी उनको ताकत और भरोसा और उनको ऐसा वातावरण देने के काम भी मेरी प्राथमिकता में शामिल होंगे। बहुत अच्छी बात कही तेवतिया जी। मैं चाहूँगा अंत में एक अपने क्षेत्र के लोगों को कोई भावपूर्ण आप संदेश अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो वो एक बार आप। बिल्कुल ठीक है। आज नववर्ष है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम और नमन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि नववर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, सब आपसी भाईचारा और विश्वास सबका बढ़े। और मैं केवल आपसे यही बात कहता हूं कि आज 1 जनवरी 2024 है। अपने क्षेत्र की सेवा में 24 में से 18 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। जहां पर भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत महसूस हो, आप मुझे किसी भी प्रकार से सूचना आप देंगे तो आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं खुद वहां पर आऊँगा। और एक बात मेरी रह गई, यदि समाज का भरोसा और प्यार जिस तरीके से मुझे मिल रहा है तो निसंदेह उनके हक की लड़ाई मैं हर तरीके से लड़ूंगा। समाज से बड़ी कोई पार्टी या कोई नाम या कोई चेहरा नहीं होता है। जब समाज की टिकट मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है, जैसा कि मैं देख रहा हूं और वो जो मुझे मिल भी चुकी है। तो उनके लिए मैं कहता हूं कि उनको कहीं जाकर अपने काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी आपके घर पंचायत में आकर आपके कामों को करेंगे और पहली कलम से ये बोल दिया जाएगा, यदि क्षेत्रवासियों के सम्मान और उनके हक में थोड़ी सी भी कोताही की तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तेवतिया जी ने कि पार्टी से टिकट मिले ना मिले, लेकिन मुझे समाज की टिकट मिल गई है। और समाज की टिकट मिलना ही ये समझ लीजिए एक तरह से चुनाव को जीतने का काम करता है। और एक भावपूर्ण तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नेता जब राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, तैयारी करते हैं, तो तरह तरह के उनके अपने वायदे और अपने तरीके होते हैं समाज को एकत्रित करने के। एडवोकेट साहब हैं, समझ रखते हैं कि युवाओं को ज़रूरत क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या चाहिए, खिलाड़ियों को क्या चाहिए, गांव को, समाज को पक्की सड़कें, गलियां, पानी, ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही चाहिए होती हैं। और उसके लिए वो अपने विचार आपके साथ साझा उन्होंने किए हैं। तो देखिए, अब की बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में कुछ नया बदलाव करने की कोशिश कीजिए और एक अपने घर का और अपने बीच का एक नेता अपने बीच में चुन कर लाइए। नमस्कार, धन्यवाद।